जनता के तीखे सवाल, जवाब है किसके पास? अब सीधे रूबरू होगी मुलाकात, सियासतदार भी होंगे बेनकाब, नहीं छुपेगा जनता से कोई भी राज। नमस्कार, डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं जीएस यादव। मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हमारे बीच मेहमान के तौर पर उपस्थित हैं कांग्रेस के कमेटी के अखिल भारतीय एक सचिव श्री सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व सांसद जो देवास के हैं। मैं आपका स्टूडियो में स्वागत करता हूं। शुक्रिया। सज्जन सिंह वर्मा जी, हम आपसे चर्चा करें उसके पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सज्जन सिंह वर्मा एक उस शख्स का नाम है जो केवल इंदौर से लेकर देवास के संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते हैं और इनका संसदीय क्षेत्र इतना बड़ा है कि हम मध्य प्रदेश की सीमा से लेकर राजस्थान की सीमा तक छूते हैं। इतने बड़ा संसदीय क्षेत्र में रहते हुए जनता के बीच में काम करना और साथ ही इंदौर में अपने समर्थकों के साथ में एक समन्वय बना के रखना उनकी एक बड़ी उपलब्धि है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार अवसर जितने भी मिले हैं उस पर कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने का प्रयास सज्जन सिंह वर्मा द्वारा किया गया है। वर्मा जी, हम आपसे पूरी चर्चा इस मुद्दे की बात में करें उसके पहले सबसे पहले मैं आपसे उस बात का जिक्र करूंगा कि हाल ही में देवास संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आपके ऊपर वो टिप्पणी की जो एक राजनीतिक परिक्षेत्र में नहीं करना चाहिए। आप इस टिप्पणी को किस नजर से देखते हैं और क्या लगता है कि आपको सार्वजनिक क्षेत्र में इस तरह की टिप्पणियां किसी नेता को करना चाहिए या उचित है? बिल्कुल भी नहीं। और ये मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी का छोटा नेता से लेकर बड़ा नेता तक ये निरंकुशता की परिधि में आए, मतलब निरंकुश हो गए हैं और जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। असल में बात ये थी कि शाजापुर के विधायक अरुण भीमावत जी ने 4 चुनाव लगातार 6 महीने में हारे। उनकी विधानसभा क्षेत्र में चारों हमारे उम्मीदवार कांग्रेस के जीते हैं। जिला परिषद शाजापुर में हमारा अध्यक्ष जीता, जनपद शाजापुर में हमारा अध्यक्ष जीता, नगर पालिका के हाल ही में चुनाव हुए शाजापुर के उसमें हमारा अध्यक्ष जीता और मक्सी नगर पंचायत भी इसी विधानसभा में आती, वहाँ भी हमारा अध्यक्ष जीता। तो 4 हार से बौखला के मेरी चारों चुनाव में उपस्थिति वजनदारी से रही और इन चारों चुनाव में हार की बौखलाहट उन्होंने इस तरह की असंसदीय और अमर्यादित भाषा बोल के निकालने की कोशिश की। इस तरह की भाषा कभी भी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी का छोटे से लेकर बड़ा नेता निरंकुश हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े नेताओं को संस्कारित और एक सभ्य व्यक्ति कहा जाता है और वो कहते हैं कि हमारे जो पार्टी का कार्यकर्ता बहुत संस्कारित है। तो क्या यह संस्कारित होने की परिभाषा थी या सत्ता के मद में चूर होने का एक नशा दिखाया गया है? बिल्कुल, आपकी दूसरी बात सही है कि सत्ता के मद में चूर इस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता से लेकर छोटा भैया नेता भी सत्ता के नशे में चूर हैं। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर रहे हैं ये लोग। तो जो भाषा इनकी निकल रही है ये अब चूंकि जनाधार खसकता जा रहा है दिल्ली से लेकर पूरे अन्य प्रदेशों में, तो आतंक फैला के आतंक की भाषा बोल के ये अपना वोट बैंक शायद बढ़ाना चाहते हैं कि हम दमदार हैं और हमारी आवाज़ में दम है। इस तरह एक समाज सेवी और एक राजनेता के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल निश्चित रूप से ये इनके मैं कहूँ कि गर्भोक्ति इनको बड़ा गुरूर हो गया है सारे नेताओं को वो स्थिति। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता वो गर्व और घमंड के अंदर चूर होते नजर आ रहे हैं। उनकी टिप्पणी के बाद में आपने भी उन्हें कहा था कि एक अपराधी किस्म का व्यक्ति जो है सीएम के साथ में रहता है। तो क्या संदेश इससे जा रहा है कि वास्तव में अपराधी सीएम के साथ में रहता है तो प्रदेश के अंदर अपराध और अपराध नियंत्रण की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, असल में अरुण भीमावत शाजापुर के विधायक हैं और उनके ऊपर गरीब लोगों की जमीन हड़पने का और कुट रचित कागजात तैयार करके जमीन हड़पने का प्रकरण उच्च न्यायालय इंदौर में चल रहा है और उसकी फरवरी में 15-17 तारीख को तारीख लगी है। 6 महीने श्रीमान जी फरार रहे। जब इस केस का वारंट निकला तो यदि ऐसे व्यक्ति को हम ये ना कहें कि भाई अपराध करके, यदि अपराधी नहीं होते तो सरेंडर कर देते, गिरफ्तारी दे देते,
तो हम मान लेते कि गरीबों की जमीन को हथिया के क्या समाज सेवा के दायरे में आती है? क्या राजनेता आप बन गए, एमएलए बन गए तो लोगों की जमीन छपट लोगे? तो ये सारी बातें सामने हैं कि कितनी निरंकुशता है, कितना भ्रष्टाचार। करप्शन की बात करें, प्रदेश में एक के बाद दर परत जो मामले सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि मध्य प्रदेश देश का वो राज्य होता चला जा रहा है जहां भ्रष्ट अफसरों से लेकर बाबू से लेकर अफसर तक भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को छू रहे हैं। बिल्कुल। क्या ये सही है? देखिए, किसी छोटे हम कहें कि चपरासी के वहाँ जब लोकायुक्त का छापा पड़ता है, किसी क्लर्क के वहाँ छापा पड़ता है, तो 25-50 करोड़ से नीचे की तो बात ही नहीं होती। व्यापम जैसा महाघोटाला इस प्रदेश में हुआ है और आज भी उसकी निरंतरता बनी हुई है। कहीं ना कहीं व्यापम घोटाले के अभी भी कुछ ना कुछ प्रकरण सामने आ रहे हैं। तो जब एक चपरासी, एक क्लर्क के वहाँ 25-50 करोड़ मिलता है, तो उसके बड़े अफसरों के वहाँ या उस विभाग के मंत्री के वहाँ कितना भ्रष्टाचार होगा, ये प्रदेश की जनता देख रही है। सीएम का कहना है कि चूंकि मेरी पारदर्शिता है काम करने की, इस कारण से भ्रष्टाचार के मामले उजागर हो रहा है और ये उनके निर्देशन पर भ्रष्टों को पकड़ने की कार्रवाई हो रही है। इतने ईमानदार माननीय मुख्यमंत्री जी यदि हैं तो तमाम सारे मंत्रियों पे 12-12, 13-13 मंत्रियों पे लोकायुक्त के प्रकरण चल रहे हैं। कई प्रकरणों में जांच रिपोर्ट आ गई है, विधानसभा की समितियां बनी, उसमें कई मंत्रियों के जांच की रिपोर्ट आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज तक परमिशन नहीं दिए कि विधानसभा के पटल पे वो जांच रिपोर्ट रख दें। कई भ्रष्टाचार के मामले में आयोग गठित किए गए। आयोग की ये स्थिति कि 6 महीने के लिए बनता है तो 12 साल निकल जाते हैं, 6 महीने के बाद 1 साल बढ़ाते हैं, 2 साल बढ़ाते हैं, ऐसे 10-10, 12-12 साल जब से सरकार आई है, आयोग की कहाँ कोई रिपोर्ट आई है? जांच रिपोर्ट आज तक हमने देखी नहीं कि किसी आयोग ने जो रिपोर्ट दी हो उसको माननीय मुख्यमंत्री ने बिना टाइम बनाए लागू कर दिया। तो ये ईमानदार की छवि मुख्यमंत्री का बनाना कि मैं पारदर्शिता से काम कर रहा हूँ इसलिए लोकायुक्त संगठन छापे मार रहा है, बिल्कुल सरासर झूठ बात है। प्रदेश में अगर हम कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था किस दिशा में जा रहा है? हाल ही में प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने आज ही इंदौर में एक बयान मीडिया के सामने दिया है। उसमें कहा है कि रेलवे यात्रा करने वाले यात्रियों के साथ में जो लूट की घटनाएं होती हैं, अन्य कोई ऐसी घटनाएं होती हैं, लूट या अन्य वारदातें होती हैं, उसमें बिहार के लोगों का हाथ है, वहां के अपराधी यहाँ आते हैं और जिन लोगों को इंदौर रेलवे पुलिस ने पकड़ा है वो बिहार के बड़े नेताओं के रिश्तेदार हैं। अच्छा हो कि बाबूलाल गौर साहब ने बिहार का नाम लिया। बिहार में चूंकि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है हाल ही में विधानसभा चुनाव, अच्छा हुआ बिहार के नाम लिया। दिल्ली में भी मुंह की खाई है भारतीय जनता पार्टी ने, दिल्ली का नाम नहीं लिया, नहीं तो लोग यहाँ तक आ जाते। आप ये भी बता दें बाबूलाल गौर साहब की कौन से दल के बड़े नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी के थे या अन्य दल के? ये तो देखिए अपनी कमजोरी छुपाने के लिए किसी भी तरह का जुमला उछाल दो कि बिहार से लोग आ रहे हैं, फला स्टेट से आ रहे हैं। आपकी पुलिस क्या कर रही है उसका जवाब बाबूलाल गौर जी को देना चाहिए। इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं, अपनी जवाबदारी को छुपाने के लिए किसी और पे दोषारोपण करना ये पलायन है। पलायनवादी स्थिति इस प्रदेश में अब चलेगी नहीं। आप जिसे पलायनवादी नीति कह रहे हैं उसी तर्ज के ऊपर बाबूलाल जी गौर जो गृह मंत्री, उनका कहना है कि जो 100 डायल सेवा शुरू की है उससे अपराधों पर नियंत्रण हो गया है। चले, शुक्रगुजार हैं आपके कि आप ऐसा मानते हैं कि अपराध का ग्राफ गिरा है, लेकिन जो नेशनल क्राइम के आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। मध्य प्रदेश पूरे भारतवर्ष में बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ बलात्कार में नंबर 1 है, लूट और तमाम सारी घटनाओं में नंबर 1 है, कुपोषण में तो अब मैं कहूँ कि मुख्यमंत्री का विषय बाबूलाल गौर का नहीं है। कई विषयों में इतनी बुरी हालत है अपराध में, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति किसी से इस प्रदेश की छुपी हुई नहीं है। तो बाबूलाल गौर जी अब चूंकि वृद्ध नेता हैं, उनकी बात को ज़्यादा मैं भी काट नहीं सकता, लेकिन नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो रिपोर्ट आता है उससे ना मैं डिनाई कर सकता हूँ, ना बाबूलाल गौर ना शिवराज चौहान। धार गौशाला का मुद्दा समाप्त नहीं हो पा रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। जब भी वसंत पंचमी आती है एक सांप्रदायिक उन्माद जैसी स्थिति बन जाती है। ऐसा क्यों? बिल्कुल सही है। कई वर्षों से भोजशाला धार का इस तरह का प्रॉब्लम चल रहा है। जब तक धार के हिंदू और मुसलमान कठमुल्लाओं से दूर हो जाए,
हिंदू उन पंडों से दूर हो जाए, तो मैं समझता हूं कि हिंदू और मुसलमान एक साथ जब बैठेंगे ईमानदारी से एक जाजम पे, तो इस समस्या का हल बहुत ईमानदारी के साथ, बड़ी सरलता के साथ निकल आएगा। दिक्कत यही है कि ये धर्मावलंबी कठमुल्ले और ये पंडे, ये इस तरह एक धर्म के व्यक्ति को दूसरे धर्म से लड़ा के अपनी दुकान चलाते रहते हैं। इनकी दुकान चलती रहे। तो मेरा तो दोनों वर्ग के लोगों से, धार की जनता से अपील है कि आपस के मन मुटाव छोड़ो। धर्म स्थल है, अपने पूजा की जगह है, इबादत गाह है, आराम से एक एक समय बांध लो। एक समय हिंदू पूजा करे, एक समय मुस्लिम इबादत करे, तो मैं समझता हूँ कि सारे मसले दूर हो जाएंगे। आपको लगता है इस पूरे मसले में कहीं ना कहीं राजनीतिक पौधे के पीछे से चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, वोटों का ध्रुवीकरण सबसे बड़ा कारण मैं बहुत साल के निराकरण नहीं होने का मैं मानता हूँ। वोटों का ध्रुवीकरण करके धर्म और मजहब की राजनीति करने वाली सांप्रदायिक पार्टियां इस तरह के समझौते होने नहीं देती हैं। चाहे भोजशाला का मामला ले लें, चाहे अयोध्या का मामला ले लें, राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का, ये एक ही तरह के मसले हैं। राजनीति इसके पीछे छुपी हुई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान एक के बाद एक आ रहे हैं, उन बयानों को लेकर के ये बात अब उभरने लगी है कि ट्वीट के माध्यम से, चाहे आप हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हों या अन्य नेता हों, लगातार बयानों की बौछार से अपनी राजनीति कर रहे हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री शब्द का उपयोग किया, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं किस तरफ है। अभी हमारे इस भाई ने, जब शाहरुख खान साहब और आमिर खान दोनों मुस्लिम वर्ग से संबंधित है, लेकिन कलाकार की कोई जात और धर्म नहीं होता, लेकिन जब उन्होंने अपनी पीड़ा मन की कही ट्वीट के माध्यम से या सार्वजनिक रूप से, तो हमारे महामंत्री श्रीमान जी ने तत्काल अपनी प्रतिक्रिया, तत्काल की देश छोड़ देना चाहिए और ये तो ऐसा वातावरण बिगाड़ रहे हैं, ये बिके हुए लोग हैं। लेकिन जब उसी विषय पे, अहिष्णुता के विषय पे, जब करण जौहर ने, वो हिंदू हैं, उन्होंने जब कहा कि अब इस देश में मन की बात कहना बड़ा मुश्किल हो गया, तब करण जौहर के सामने हमारे महासचिव चित हो गए, उनसे एक शब्द भी बोलते नहीं बना। तो ये लोग, ये जो अपने आप को सर्वशक्तिमान मान रहे महासचिव लोग, ये खुद जान करके देश में अहिष्णुता का वातावरण तैयार करें कि मुसलमान क्यों जवाब देंगे, हिंदू वही बात करता तो हम जवाब नहीं देंगे। तो ये असहनशीलता की जब आप बात कर रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस की भूमिका भी कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं। तो क्या मानते हो कि नहीं, देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ यादव साहब कि एक भी उदाहरण आप बता दीजिए किसी भी कांग्रेस के नेता का, कि किसी कांग्रेस के नेता ने इस तरह का ट्वीट किया हो जाति और मजहब के लिए। मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात है। हमें वोटों का ध्रुवीकरण हम कांग्रेस नहीं चाहती, हम तो सर्वसम्मति से राजनीति करना चाहते हैं। हर धर्म, हर मजहब के साथी को आगे लेके चलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की बात चल रही है। मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार अभी खंडवा जिले के एक विकसित तालाब, उन्होंने कहा मिनी गोवा बना रहे हैं, हनुतिया गांव है जिसको हनुतिया डैम बनाया है, वहां पे एक सरकार बैठ के जायजा कर रही है, प्रदेश के विकास की बात कर रही है। आपको लग रहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है? देखिए, पर्यटन बढ़ना चाहिए प्रदेश का, ये हम सब की प्रदेशवासियों की भावना है और यहाँ पे संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन उनका दोहन और उपयोग बहुत कम मात्रा में किया गया। बात हनुवंतिया की है, उस गांव में जहां समुद्र हिलोरे मारते दिखता है। मैं कहूँ कि इंदिरा सागर बांध का जो कांग्रेस के समय निर्माण किया गया, वहां पे पर्यटन की बहुत संभावना है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिस प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है, जिस प्रदेश की फसलें पिछले 8-9 साल से हर फसल को खराब होता हुआ हम देख रहे हैं, तब आज भी किसान मुआवजे के लिए तरस रहा है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि सज्जन वर्मा कांग्रेस का है तो वो सरकार को बेवजह कटघरे में लाना चाहता है, ऐसा नहीं है। अभी किसान संघ ने आज ही घोषणा की, किसान संघ तो भाजपा समर्थित है, उसने घोषणा की कि प्रदेश के किसानों की तरफ मुख्यमंत्री ध्यान नहीं देते हुए पूरी कैबिनेट को करोड़ों रुपया बर्बाद करने के लिए हनुवंतिया ले जा रहे हैं घूमने के लिए। हम किसान लोग सारे रास्तों को जाम करेंगे। अब इसमें तो सज्जन वर्मा की
कांग्रेस पार्टी या राजनीति आड़े नहीं आ रही। जो किसान देख रहा है, किसान संघ जो देख रहा है, वो बोल रहा है कि इन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, भोपाल में बैठ के कर लेते मीटिंग, कुछ करना, करोड़ों रुपया फूक रहे। वो किसानों को जिन्हें मुआवजा नहीं मिला, आज भी इंदौर और देवास जिला में 5 साल में, इसलिए 2 ही के नाम ले रहा हूँ, आज भी मुआवजा नहीं बेटा सैकड़ों गाँव। आप कह रहे हैं कि किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि किसानों के कारण कृषि कर्मठ अवार्ड लगातार तीसरे साल मिल रहा है, तो ये क्या कि कौन? बिल्कुल देखिए, जो मेहनत करता है वो किसान है। किसान अपनी खेत में फसल, परिश्रम, उसके माथे का पसीना टपकता है खेत में, तब वो फसल पैदा होती, मेहनत करता है। लेकिन अवार्ड मिलता माननीय मुख्यमंत्री को। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये बता तो दें कि आपने कौन सी नीति बनाई है जिससे कि किसान माला माल हो रहा है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं खेती को लाभ का धंधा बना के रहूंगा। उनके कहने के बाद किसान वहीं की वहीं है, आत्महत्याएं किसान की बढ़ गई। ये तो वो किसान जो साधन संपन्न है, वो कैसे भी अपनी जमीन को छेद के पानी ला रहा है, 700 फीट जा रहा है, बोरिंग तो ला रहा है। उन किसानों की मेहनत, और छोटा कृषक बेचारा जिसके खेत में छोटा सा तालाब उसने मेहनत करके बना लिया, वो लोग अन्न पैदा कर रहे हैं। लेकिन अवार्ड मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री को। लेकिन आप किसी भी गांव में जाके पूछ लीजिए, पिछली सोयाबीन की जो फसल नष्ट हुई उसका मुआवजा मिला है क्या? अभी 50% गाँव में ही मुआवजा बटा है। आप चूंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी हैं, हम कुछ राष्ट्रीय मुद्दों पे आपसे चर्चा करें। जरूर। उसके पहले मैं ये पूछूंगा कि जो व्यापम घोटाला हुआ था, उस व्यापम घोटाले में भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व 11 माह तक जेल में रहना पड़ा। उसके बाद उन्हें जमानत मिली। जमानत मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका खुले रूप से समर्थन करते हैं और यह कहते हैं कि ये इन्हें फंसाया गया है, ये दोषी नहीं है, मामला जांच में है। तो कानूनी प्रक्रिया को आप किस दृष्टि से देखते हैं? क्या नेताओं के बयानों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया तय होती है या वास्तव में इस व्यापक घोटाले के अंदर भाजपा ने? देखिए, 11 महीने एक भाजपा सरकार का पूर्व मंत्री 11 महीने जेल में रहता है। लेकिन जब वो छूट के आता है जमानत पे, तो तमाम सारे कैलाश विजयवर्गीय जैसे तमाम उत्साही भाजपा के नेता उनका स्वागत करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं और ये कोशिश करते हैं अपने बयानों से न्यायपालिका को भी प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो नेता छूट के आया है वो बेगुनाह है। जिस तरह की मुख्यमंत्री से लेके तमाम कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोगों ने स्वागत किया लक्ष्मीकांत शर्मा का, ये मतलब इंडिकेशन है न्यायपालिका को और दूसरी जांच एजेंसियों को कि इनको अब फंसाना मत, इनको बरी कर देना। तो जो 11 महीने जेल काट के आया है, इन लोगों को तो न्यायपालिका पे भरोसा ही नहीं है। नहीं, आप कहना चाहते हैं कि अपराधियों को बचाने के लिए? बिल्कुल। अरे भाई, अपराधियों के लिए पटाखे फोड़ रहे हो। जो व्यक्ति 11 महीने जेल में रह के आया, उसके स्वागत में तमाम पलक पौड़े बिछा रहे हो, फूल उन पे लुटा रहे हो, घंटों आतिशबाजी चल रही है। ये प्रदेश अपराधियों के भरोसे चल रहा है? देखिए साहब, मैं ये तो कहना नहीं चाहता कि अपराधियों के भरोसे चल रहा है। देश में हमारे यहाँ लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सब कुछ है। लेकिन इनके मंत्रियों की पकड़, अब बाबूलाल गौर जी की बात करो, अब उनकी कोई सुनता ही नहीं, उनका पुलिस अधिकारी। प्रशासन तंत्र चल रहा है, घसीट रहा है। इस तरह के कई मंत्री हैं जिनके अधिकारी उनके नीचे के सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि मंत्री, माननीय मंत्री जी 13 मंत्री तो लोकायुक्त में फंसे हुए हैं। तो जब उनका ही आचरण ऐसा है तो अधिकारी कैसे सुनेगा? चलिए वर्मा जी, मैं आपसे एक अहम मुद्दे की बात करता हूं। किसी भी राजनीतिक दल की जो राजनीति चलती है उसमें छात्र संगठनों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। बिल्कुल होता है। छात्र शक्ति के रूप में छात्रों को शैक्षणिक संस्थाओं से उनको तवज्जो दी जाती है, कोई भी राजनीतिक दल हो। हैदराबाद में जिस तरह की एक घटना हुई है, रोहित नामक छात्र ने जो आत्महत्या की है, उसको लेकर जिस तरह की राजनीति इस देश में चल रही है, आप उसे किस दिशा में देख रहे हैं? उस राजनीति को आप क्या मान रहे हैं कि ये राजनीति वास्तव में पीड़ादायी है या इसको पीड़ादायी बनाया जा रहा है? देखिए, रोहित जिस छात्र ने खुदकशी की, उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में जो पत्र लिखा, जो उसका बयान आया, जो उन्हें मंत्रियों से चर्चा की, स्मृति ईरानी को पत्र लिखा, उसने बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के सांसद हैं, मंत्री हैं, उनको पत्र लिखा। अब
जब उसकी बात ना सुन के कुलपति ने और उसे प्रताड़ित किया, तब उसके पास, चूंकि वो दलित था, कोई सहारा दूसरा था नहीं, आत्महत्या के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। तब मैं एक बड़ा प्रकरण ही सुनाना चाहता हूँ इस बात के माध्यम से कि देखिए कितने दोहरे मापदंड हैं राजनेताओं के। जब खुदकुशी कर लेता है तो 4 दिन तक तो प्रधानमंत्री मोदी जी उसका संज्ञान लेते नहीं। जब लगता है कि देश में सारा छात्र वर्ग आंदोलित हो रहा है, दलित वर्ग आंदोलित हो रहा है और कहीं भेदभाव बुला के सारे छात्र सड़क पर आ रहे हैं, तब लखनऊ यूनिवर्सिटी में माननीय मोदी जी बयान देते हैं कि हमने हैदराबाद में देश का एक सपूत खोया है, और उनकी आंख से आंसू आते हैं। 1 मिनट उनका भाषण रुक जाता है। एक देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बोल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जैसे पाखंडी महामंत्रियों का बयान आता है। उनका बयान आता है कि रोहित आतंकवादियों का, देशद्रोहियों का समर्थक था, इसलिए उसके मरने पे कोई किसी को दुख नहीं है। तीसरा बयान सुषमा स्वराज का आता है। वो बड़ी महान जांच करता है सुषमा स्वराज जी, विदेश मंत्री। उनकी जांच रिपोर्ट आती है कि रोहित दलित नहीं था। सुषमा जी वो दलित थे, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इंसान तो था, आज खुदकुशी तो की सरकार की गलत नीतियों की वजह से। आप दलित और सवर्ण वर्ग में क्यों भेदभाव करती हैं? ये दोहरे तिहरे मापदंड है भाजपा। नहीं तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अलग अलग बयान, दलित हैं, दलित नहीं हैं, और ये जो बयान आते हैं, तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है? देखिए ये बड़े कलाकार लोग हैं, ये बड़े कलाकार लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। एक लगाता है, एक विड्रा होता है, तीसरा फिर मगज पे आगे बैठ जाता है। तो ये खो खो का खेल इनका चलता रहता है कि मेजर को डाइल्यूट करो, कैसे भी डाइल्यूट करो। ये इनके पीछे इनकी भावना रहती है। मेरा कहना है सुषमा स्वराज जी पे ललित मोदी गेट कांड सिद्ध हो गया, उनके रिश्ते सिद्ध हो गए। वसुंधरा राजे से ललित मोदी गेट कांड सिद्ध हो गया। तीसरा स्मृति ईरानी की, जो उन्होंने चुनाव लड़ते वक्त अपनी डिग्री बनाई थी, वो फ्रॉड निकली। ऐसे 3 मंत्रियों को तत्काल हटा देना चाहिए था, लेकिन झूठ की दुकान चलाने वाले लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को हटाते नहीं है और प्रश्रय देते हैं, इसलिए देश का वातावरण भी खराब हो रहा है। जी, उसी आरक्षण की आग को पुनः क्यों देश के अंदर भड़काया जा रहा है, या इस मुद्दे को लेकर के क्यों इस तरह से बार बार बातें सामने आ रही हैं? चाहे बिहार चुनाव के दौरान मोहन भागवत जी हों संघ प्रमुख, और चाहे अभी हाल ही में एक बयान सांसद सुमित्रा महाजन जी का रहा है, तो आरक्षण को लेकर के जो बात कही जा रही है। मैं धन्यवाद देता हूँ यादव साहब, बड़ा सामयिक प्रश्न आपने किया कि बिहार के चुनाव के समय मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख आरक्षण का राग अलापना चालू कर दिया कि फिर से आरक्षण की वो करना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं आरक्षण की। लोकसभा की स्पीकर ने भी अहमदाबाद में, मैं गुजरात का प्रभारी हूँ इसलिए मुझे उनके खिलाफ बयान देना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अहमदाबाद में बयान दिया था। देखिए एक बात समझ लीजिए, इन दोनों का बयान के बारे में आपने मुझसे चर्चा की, तीसरे बयान पे आपने चर्चा नहीं की। 2 बयान और हैं। नरेंद्र मोदी जी ने छाती ठोक के कहा था कि दलितों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को जो 49% आरक्षण दिया जा रहा है वो संविधान प्रदत्त है और कोई माई का लाल उसे नहीं छेड़ सकता। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान को लगा कि गड़बड़ हो रही है, तब उन्हें भी मैदान में आना पड़ा, उनको भी कहना पड़ा कि मैं रक्षा करूंगा उस 49% आरक्षण की। हम दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों से आरक्षण कम नहीं होने देंगे। मेरा ये कहना है, ये लोग तो घड़ियाली आंसू बहाते हैं और समय समय पर अपने बयान बदलते हैं। मैं कहता हूँ कि वास्तव में बात सही है, 49% आरक्षण को इनके पिताजी भी, लेकिन के बाद 51% और बचता है। मेरा इन भाजपाइयों से कहना कि आइए कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिला के चलिए, के पास 51% जो आरक्षण है वो सवर्ण का बच्चा, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यदि वो गरीब परिवार है और टैलेंटेड है और उसे यदि आरक्षण की आवश्यकता है तो आर्थिक आधार पे उस परिवार को आरक्षण मिलना चाहिए। कांग्रेस मानती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की परिभाषा को संपादित किया जाए। हम तो पैरवीकार हैं उसके कि 51% बचा हुआ है, उसे आप आर्थिक आधार पर लागू क्यों नहीं करते? क्यों दलितों के साथ
उनकी भावनाओं के साथ खेलते हो, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, बार बार आरक्षण का मुद्दा उठाते हो। जो 51% बचा है क्यों आर्थिक आधार पर लागू नहीं करते? तुम्हारे मन में पाप है, भाजपाइयों के मन में, इसलिए वो बार बार आरक्षण का लाभ अलापते हैं, सवर्णों की भावनाएं भड़काते हैं। हम कहते हैं ब्राह्मण और ठाकुर, उच्च वर्ग का जो व्यक्ति यदि गरीब परिवार का है उसे आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। राजनीतिक मुद्दों के साथ में हम उस बात की भी चर्चा करेंगे जहां कांग्रेस एक समय बहुत कमजोर स्थिति में चली गई थी, वो धरातल में चली गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से पिछले उपचुनाव जो हुए हैं, जिसमें कांतिलाल भूरिया जी ने परचम फहराया है और विजय हासिल की, और एक जो जी उभरी है कांग्रेस मध्य प्रदेश में, बिल्कुल उसी दिशा में कांग्रेस को बिहार में ऑक्सीजन मिला है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश और आने वाले जो पश्चिम बंगाल के चुनाव हैं वहां कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? क्या केवल ऑक्सीजन पे जीतेगी, बचेगी, या वहां पर पूरी तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई करेगी? बिल्कुल। रतलाम झाबुआ संसदीय सीट का उपचुनाव हम जीते, बड़ी घटना है। देश में और मध्य प्रदेश में दोनों में भाजपा का शासन, उसके बाद हम जीते। उसके बाद शाजापुर नगर पालिका का चुनाव हुआ, हम शाजापुर नगर पालिका डंके की चोट पर कांग्रेस जीती। 8 नगरीय निकाय के चुनाव अभी हुए, उसमें से 5 कांग्रेस जीती और 3 पे भाजपा है। बात उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के चुनाव की है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना, मेरे राजनीतिक जीवन का जो अनुभव है कि बिहार में हमने जब महागठबंधन बनाया, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने मिलके, तब बहुत दमदारी से सरकार बनी है। मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश में भी एक महागठबंधन बना के, पश्चिमी बंगाल में भी महागठबंधन बना के कांग्रेस ने चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अब देश में मोदी का जादू बिल्कुल उतार पे है, भारतीय जनता पार्टी का जादू उतार पे है। लफाजी बहुत कर चुके, भाषण सुन के एक 1.5 घंटे का भाषण, एक भाषण मोदी को साहब को खड़ा किया कि 1.5 घंटे से कम लेते नहीं। जनता समझ चुकी कि एक भी योजना जो व्यक्ति बोलता था लोकसभा चुनाव के पहले, जब पाकिस्तान हमारे एक सैनिक का सर काट के ले गया, पाकिस्तानी सैनिक, मोदी जी के बयान आए थे कि यदि भाजपा की सरकार होती देश में तो एक की जगह हम 100 सर पाकिस्तानियों के काट के लाते। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना पाखंड मैंने कभी राजनीति में नहीं देखा। यही मोदी प्रधानमंत्री बनते, नवाज शरीफ के कदमों में जाके गिरे उनके जन्मदिन के दिन, यदि दमदार प्रधानमंत्री होते तो अटैक करते पाकिस्तान पे, या मुंह तोड़ जवाब देते, और अब उनका जन्मदिन मनाने उनके पाकिस्तान जा रहा हो। ये स्थिति है। पठानकोट की घटना को आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, जब गले मिलोगे, ये तुम देख चुके हो इतिहास, कारगिल की घटना हो या अन्य घटनाएं हो, जब जब भी भारत झुका है पाकिस्तान के नेताओं के सामने, तब तब पाकिस्तान के आतताइयों ने, पाकिस्तान की फौजों ने हम पे हमला किया है। ये पठानकोट एयरबेस पे जो आतंकवादी घटना हुई है, निश्चित रूप से शर्मसार करने वाली। इसी तरह की घटनाएं, मैं भाजपा और कांग्रेस की बात नहीं करता, मैं आपसे यादव साहब निवेदन करना चाहता हूँ। पठानकोट के एयरबेस में घुस जाते हैं। भाजपा की सरकार जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में थी, दिल्ली में लोकसभा में आतताई घुस गए थे पाकिस्तानी, और अक्षरधाम मंदिर, वहां भी इनकी सरकार थी, वहां भी घुस गए। और तो और आतंकवादियों ने एक हवाई जहाज अपने हाईजैक कर लिया, हाईजैक किया, और मतलब सरकार, बीजेपी की सरकार को ब्लैकमेल किया। ये 56 इंच की छाती वाले लोग इतने दब्बू और भोगस हैं कि देश की जनता समझ गई। चुनाव के दौरान एक बहुत बड़ा मुद्दा था देश की जनता के सामने, क्योंकि आप राष्ट्रीय नेता हैं कांग्रेस के, ये मुद्दा उठाना लाजमी है कि महंगाई का मुद्दा एक बहुत जोर शोर से चला था और सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने आंसू बहाए थे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य दल हो। आज हम देखते हैं कि महंगाई की जो दर है वो तो कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्रूड ऑयल के भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूर कम होते जा रहे हैं, लेकिन दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गिरने का कहीं अवसर ही नहीं आ रहा है। ये मध्य प्रदेश और संपूर्ण भारत की प्रबुद्ध जनता को सोचने का विषय है। जब हमारी सरकार थी पिछले समय दिल्ली में, केंद्र में, तब $134 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के भाव थे, $134 प्रति बैरल। आज $27 से भी नीचे भाव चला गया क्रूड ऑयल का। देखिए, महंगाई बढ़ने का एक कारण क्रूड ऑयल
पेट्रोल डीजल होता है, ज़्यादा भाव होते हैं तो कहीं ना कहीं माल की ढुलाई पे असर पड़ता है और चीज़ों के भाव, खाद्य वस्तुओं के भाव महंगे हो जाते हैं। लेकिन आज $134 हमारे समय था, आज विश्व बाजार में $27 से भी नीचे गया। तो महंगाई कम होना चाहिए। डीजल पेट्रोल इस समय कम से कम मुश्किल से 30 रुपये लीटर मिलना चाहिए। डीजल मैं समझता हूँ कि 20 रुपये से भी नीचे के भाव में मिलना चाहिए डीजल। लेकिन मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार दिल्ली में कॉमर्शियल टैक्स बढ़ाती है। एक जैसे ही भाव कम हुए क्रूड ऑयल के कि इनने खट एक्साइज टैक्स बढ़ाया। प्रदेश की सरकार शिवराज के नेतृत्व में ये वेट टैक्स बढ़ा देते हैं। तो ये जनता की जेब में जो लाभ जाना चाहिए डीजल पेट्रोल के भाव में कमी का, ये सरकारें अपनी जेब में रख रही हैं। जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो देश की जनता बताएगी आना। कांग्रेस का आरोप भी इस मुद्दे पर रहता है कि निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए एक समानता भाव तय करती है। बिल्कुल, देखिए इस समय तो भारत की सरकार, मोदी साहब की सरकार अडानी और अंबानी के इशारों पे चलने वाली सरकार, टाटा और बिरला के इशारों पे चलने वाली सरकार है। नीचे के उद्योगपति और छोटे व्यापारी मर चुका है, उसका व्यापार और उद्योग चौपट हो चुका है। चूंकि माननीय श्री अंबानी जी के पूरे देश में पेट्रोल पंप हैं, कांग्रेस के जमाने में बंद हो गए थे क्योंकि भाव तालमेल नहीं खा रहा था। हम सस्ता बेचते थे पेट्रोल और डीजल हमारे सरकारी पंपों पे, तब माननीय अंबानी साहब की आंख खुल गई कि ये तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, पेट्रोल पंप बंद कर दिए। लेकिन श्री मोदी जी ने अरबों रुपए चंदा लिया था चुनाव में। तो अब वो यदि सरकारी डीजल और पेट्रोल के भाव कम हो जाएंगे तो अंबानी साहब के पेट्रोल पंप फिर बंद करने की नौबत आएगी। इसलिए कमिटमेंट है मोदी साहब का चंदा लेते वक्त कि आप चिंता मत करिए, आपके पेट्रोल पंप चालू रहेंगे और हम सरकारी डीजल पेट्रोल के भाव को कम नहीं होने देंगे। ये एक पॉलिसी इन लोगों की। जम्मू कश्मीर में सीएम की दुखद मौत के बाद वहां पे सत्ता में आने के लिए जो कसावट चल रही है, चाहे कांग्रेस की वहां के गठबंधन को लेकर हो या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लेकर हो, क्या लग रहा है कि गठबंधन में होगा या वहां चुनाव होंगे? देखिए, कायदा तो ये है कि इतना लंबा अंतराल, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री की डेथ होती है, मृत्यु होती है, उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, मंत्रिमंडल बना दिया जाता है और सुचारू रूप से प्रदेश का कामकाज फिर चालू हो जाता है। लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के बाद उनकी साहबजादी महबूबा समझ गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जम्मू कश्मीर के बहाने अपना राजनीतिक एजेंडा जम्मू कश्मीर के साथ पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इसलिए ये देर लग रही है कि अभी तक सरकार बन नहीं पाई। ऐसे समय पे तो बिल्कुल ये होना चाहिए, जम्मू कश्मीर की जनता ने मांग करना चाहिए कि फिर से नए चुनाव हो, नया जनादेश लेके फिर नई सरकार बने, ये होना चाहिए। पूरे देश में कांग्रेस फुल फॉर्म में आ रही है या अभी भी कांग्रेस में? बिल्कुल, आप देखिए, मैं मध्य प्रदेश का संदर्भ दूं, हमारे जितने अभी चुनाव हुए अभी हाल ही में 3 महीनों में हम सारे चुनाव लगभग भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी आगे हैं। मैं गुजरात का उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, मैं वहाँ का प्रभारी हूँ। 33 जिलों में से 31 जिलों के चुनाव वहाँ पे जिला परिषद के हुए। 31 में से 23 जिला परिषद के अध्यक्ष हमारे बने हैं, एक निर्दलीय बना, वो भी कांग्रेस समर्थित है। तो गुजरात जहाँ पे मोदी साहब का डंका बजता था, जहाँ का नारा देके वो दिल्ली पहुंचे, वहाँ हम लोगों ने बड़ी जीत हासिल की। महाराष्ट्र में भी नगरीय निकाय के चुनाव में तमाम सारे पार्षद हमारे जीते। तो चारों तरफ अब इनका जादू उतर के कांग्रेस को समर्थन मिलना चालू हो गया। भारतीय जनता पार्टी के निशाने पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमेशा क्यों रहते हैं? अब देखिए, कांग्रेस का हाईकमान तो वही है, शीर्ष नेतृत्व है, और ये पाखंडी भाजपाई जानते हैं कि शीर्ष नेतृत्व पे हमला करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, उनको बदनाम करोगे, उनके बारे में कुछ अनाप शनाप बोलोगे, कुछ ट्वीट करोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। अब वो चाल बेकार हो गई है। मोदी साहब ने जो ट्वीट किए, जो फेसबुक, जो ट्विटर, जो व्हाट्सएप चलाए थे लोकसभा चुनाव के पहले, जनता समझ गई है कि ये झूठे लोग हैं। अब ये इनका ट्विटर और ये फेसबुक अब चलने वाला नहीं, मतलब मीडियम बने रहने का साधन है। देखिए, अब तो ये छुटभैया नेता जो बोलते हैं बड़े नेता के खिलाफ, इसका सीधा उद्देश्य यही होता है कि अपन लाइमलाइट में आ जाओ, 2-4 दिन अखबार में छपेंगे, 2-3 दिन नेशनल मीडिया
दिखाएगा तो कम से कम अपना नाम होगा। ये छुटभैया नेताओं के काम है सारे। तो ये थे सज्जन सिंह वर्मा, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव थे और देवास संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद भी रहे हैं। इनका साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी को जिस गर्द में ले जाने की बात भारतीय जनता पार्टी कहती है, लेकिन वो उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। कांग्रेस के को न केवल ऑक्सीजन मिला है, बल्कि देश की जनता का समर्थन वापस मिलने लगा है। केवल बयानबाजी के नाम पे और वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी देश में सत्ता में काबिज बनी रहना चाहती है, जो उनके मंसूबों में पानी फिर जाएगा और कांग्रेस के हाथ में पुनः सत्ता आएगी और देश की सही बागडोर कांग्रेस के हाथ में होगी। यह कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव श्री सज्जन सिंह वर्मा का सीधे सीधे तौर पर कहना है। सज्जन सिंह वर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। डीजी न्यूज के नए मुद्दे की बात कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। नमस्कार।